वो ये है कि वात पित्त कफ से पूरा आयुर्वेद आंसर होता है। पर उसने बोला कि आयुर्वेद का जो वात पित्त कफ है उसका भी ओरिजिन कहाँ से हुआ है, वो विचार रूपी सिस्टम से हुआ है। क्योंकि कामनाएं भी एक विचार है, क्रोध भी एक विचार है, लोभ भी एक विचार है। तो वात पित्त कफ के अलावा तीस चौथी तो वहां पे आइडेंटिटी नहीं है कोई सी भी। तो मैंने कहा ये तो इसने सब चीजों का ओरिजिन बता दिया कि काम क्रोध लोभ। फिर उसने बीमारियां बोलने की इस तरीके के विचार से जो है ये वाली बीमारी होती है। मैं एक सीन दिखाता हूँ रामचंद्र मानस मेरे सामने ही रखी है, एक सेकंड। हाँ जी, ये लिखा हुआ है उत्तरकांड में। पेज नंबर 101 है, पेज नंबर तो सर चेंज हो सकता है। तो इसमें नंबर क्या दे रखा है, 15 नंबर है, आखिरी 5 पेज के अंदर है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनई उपजहि बहुसूला। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। सब रोगों की जड़ मोह अज्ञान है। तो अब यहाँ पर अज्ञान टर्म की वैल्यू आ जाती है कि अज्ञान टर्म के अंदर बहुत सारी चीजें छिपी हुई हैं। हम जिस तरह से अज्ञान को परसीव करते हैं दैट्स डिफरेंट। उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम वात है, लोभ अपार बढ़ा हुआ कफ है, और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। यदि कहीं प्रीति करई जो तिनऊ भाई, उपजई सन्निपात दुखदाई, विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। यदि कहीं ये तीनों भाई वात पित्त और कफ प्रीति कर ले, मिल जाए, तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से प्राप्त पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं वे ही सब शूल कष्टदायक रोग है। इनके नाम कौन जानता है, अर्थात वे अपार है। ममता दाद है। दाद कहते हैं उसको जो स्किन डिजीजेस होती हैं उसको। तो स्किन डिजीज का बेस क्या है, ममता। ममता दाद है। ईर्ष्या दाह, खुजली। जब भी हम किसी से जेलस होते हैं उसको जो स्किन डिसऑर्डर होते हैं उसमें खुजली होनी शुरू होती है। तो हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है। थायराइड, गले की जो थायराइड, रोग। एब्सोल्युटली। हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है। गलगंड कंठमाला या घेंगा आदि रोग जितने भी होते हैं वो यही वाले होते हैं। पराये सुख को देखकर जो जलन होती है वही शई है। शई कहते हैं टीबी को, अच्छा। वही शई है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। तो जब किसी का स्किन डिसऑर्डर्स वो बन जाए, क्या कहते हैं इसको, और लेप्रेसी, लेप्रेसी। लेप्रेसी, मैं एपिलेप्सी से मैं लेप्रेसी, राइट। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू गांठ वाला रोग है। जिसके शरीर में गांठ गांठ बहुत सारी हो जाती है उसमें अहंकार का होता है। दंभ कपट मद और मान। सेलुलाइट, इसमें सेलुलाइट या कैंसरस गांठ भी आएंगी। ये गांठ है, कैंसर टर्म इसमें यूज ही नहीं करी गई है। तो किसी के सेलुलाइट। भी गांठ बनने की प्रक्रिया जो है वो उस व्यक्ति के अंदर रहने वाले अहंकार से ड्रिवन होती है। हम्म। दंभ कपट मद और मान नेहरुआ नसों का रोग होता है। जिन लोगों को जैसे शाइटिका वेन का जो प्रॉब्लम होती है वो नसों का रोग वेरिकोसा है। भी, वेरिकोसा शाटिका, भी इसमें आएगा। तो शाटिका इसमें ही आएगा, नसों के रोग में। लेकिन सियाटिका तो न्यूरल डिसऑर्डर है, नसों के रोग में तो आर्टरी या वेन आनी चाहिए, तो वेरिकोस आएगा शायद।
नहीं, इसमें sciatica बिल्कुल आएगा। sciatica Sciatica फंडामेंटली is तो also वेन्स का nerve. रोग है, Sciatica is न्यूरो का also रोग nerve. नहीं है। Sciatica is also nerve, I was told. Basically, वो nerve की रोगी है। वो because it hurt, lower back से पूरा पेन नीचे तक जाता है उसका। हमारी रीढ़ की हड्डी से जो एक सीधी वेन नीचे आ रही है, वो हाँ, दो पार्ट में स्प्लिट होती है, एक राइट फुट करेक्ट। में जाती है, एक लेफ्ट फुट में जाती लेफ्ट है। फुट में जाते हैं, वही साइटिका है बेसिकली। बिकॉज मैं देखा जब कायरोप्रैक्टिक तो करते हैं, they say your nerve is disaligned, that's why we need to set it right basically. तो फिर इसमें ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया वगैरह भी आएगा। मुझे इंग्लिश नाम बहुत कम ही पता है बीमारियों के। वो ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया में यहाँ पे वो जो सलमान खान को है, वो जबड़े में दर्द होता है, वो हेयर जा के करीब में लाइन में ही पेन रहता है। लेकिन आपने नसों का रोग कहा ना, तो वो भी न्यूरल जितनी भी चीज बाय डेफिनेशन नस की कैटेगरी में आती है। लेकिन क्या हम नस को न्यूरोमस्कुलर रखेंगे या सिर्फ न्यूरल कैटेगरी में रखेंगे? मेरा क्वेश्चन ये था। एक तो मेरा नस क्लियर हो गया कि एक हमें सेकंड, उसको वेन एक आर्टेरी सेकंड, से अलग रखना है। एक सेकंड। हमारे हार्ट में नसें होती हैं। अगर नस को परिभाषित करना, मैं 2 मिनट में कर सकता हूँ। चिकित्सा चंद्रोदय के पहले पार्ट के अंदर नस को परिभाषित किया गया है। मैं उसमें से देख लूंगा फिर। कितनी प्रकार की नसें होती हैं जिनसे हमारा ये पूरा शरीर बंधा हुआ है, तो उसका पूरा डिस्क्रिप्शन देगा। कितनी लंबी, कितनी छोटी, हार्ट में कितनी, टांगों में कितनी, सर में कितनी, हर तरीके की नस जो है। एक क्रेनियल ठीक है। नर्व होती है, तो क्रेनियल नर्व जो है वो हार्ट से ब्रेन को जाती है, तो वो उसको नस की कैटेगरी ही माना जाएगा। तो यहाँ पर वो लिख रहा है कि नस की कैटेगरी के जितने भी रोग है, वो दंभ, दिखावा दिखावा करना, कपट, छल कपट जिसको कहते हैं, मद और मान, नेहरुआ नसों का रोग है। तृष्णा, बड़ा भारी उदर वृद्धि, जिन लोगों के पेट बहुत बड़े बड़े बाहर निकले रहते हैं, जलोदर रोग, उनको प्यास, तृष्णा प्यास को कहते हैं। तो जिनको किसी भी चीज की बहुत ज्यादा प्यास है, उनके पेट में, उनके पेट फूले हुए होंगे। 3 प्रकार, पुत्र, धन और मान की प्रबल इच्छाएं, प्रबल तिजारी है, कॉज ऑफ पेन। अगर किसी व्यक्ति को पेन है बहुत ज्यादा, तो वो पुत्र, धन और मान की प्रबल इच्छाओं पे बेस्ड है। सलमान खान का तो केस में वैसे ही बता दूंगा पेन का, कि उसके क्या क्या पॉइंट्स हैं और क्या चीज के तौर पर है। मत्सर और अविवेक 2 प्रकार के ज्वर हैं। मतलब ज्वर कब किस स्थिति में होगा? मत्सर कहते हैं कि जब आप अपने मत के प्रति बहुत सजग हो, मेरा मत सही है या गलत है, जब आप इस डिबेट में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हो, या फिर आप बुद्धि और विवेक को नहीं समझ पाते, डिस्क्रिमिनेशन को। विवेक कहते हैं डिस्टिंक्शन टू डिस्टिंग्विश। तो बुद्धि जो है वो तो सभी में होती है, लेकिन जिनके पास बुद्धि विवेक वाली होती है, कि वो प्रत्येक स्थिति को, कि डिस्टिंक्शन टू डिस्टिंग्विश को अटेन कर सके, उनको ज्वर होते हैं। 2 प्रकार के ज्वर होते हैं। ऐसे इस प्रकार अनेकों बुरे रोग है, कि इन्हें कहां तक कहूं। एक ही रोग के वश होकर मनुष्य मर जाते हैं, फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग है, ये जीव को निरंतर कष्ट देते हैं। ऐसी दशा में वह समाधि शांति को कैसे प्राप्त हो? अब सबसे ज्यादा मजेदार बात, नियम, धर्म, आचार, आचार कहते हैं उत्तम आचरण को, तप, ज्ञान, यज्ञ, जप, दान तथा और भी करोड़ों औषधियां हैं। ये इन्होंने इसको, ये दैव पाशर चिकित्सा का वो चल रहा है सिलेबस बिल्कुल। ऐसी करोड़ों औषधियां हैं, परंतु हे गरुड़ जी, उनसे ये रोग नहीं जाते। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी हैं, और जो शोक, हर्ष, भय और प्रीति और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने ये थोड़े से मानस रोग कहे हैं,
ये है तो सबको, परंतु इन्हें जान पाए कोई विरले ही है। प्राणियों को जलाने वाले ये पापी रोग जान लिए जाने से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश को नहीं प्राप्त होते। विषय रूप कुपथ्य पाकर ये मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो जाते हैं, तो बेचारा साधारण मनुष्य तो क्या चीज है। अब राम कृपा नासही सब रोगा, जो ही भांति बने संजोगा। यदि श्री राम की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाए। सदगुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्राम हो, विषयों की आशा न करें, और यही संयम परहेज है। रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी जड़ी है। रघुपति भक्ति संजीवन मूरी। अनुपान श्रद्धा मति पूरी। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुपान दवा के साथ लिया जाने वाला मधु है। इस प्रकार का संयोग हो तो वे रोग भले ही नष्ट हो जाए, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से भी नहीं जाते। तो विच आंसर्स व्हाई आई एम एबल टू सॉल्व पर्टिकुलर डिजीजेस टू वॉट एवर लिमिटेड एक्सटेंट। तो दो इंग्रेडिएंट हैं जो सबसे एसेंशियल है, एक श्रद्धा और दूसरी बुद्धि। ये संजीवनी का काम करती है। अब मैंने यहाँ पर क्या करा, राम कृपा नासई सब रोगा। एक सेकंड। राम कृपा ना सही सब रोगा। ये पढ़ने में आ रहा है, राम कृपा नासई सब रोगा। जी। अब मैंने मेरा तरीका बताता हूँ। मैंने क्या करा, मैंने इसके अल्फाबेट्स को काउंट करा। ये पूरा जो दोहा था, वो चौपाई जो थी कैसे लिखी थी, राम कृपा नासई सब रोगा, जो ऐ भांति बने संजोगा, सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संजम यह ना विषय के आशा। अब राम कृपा नासई में रा एक हो गया, म दो हो गया, क्री तीन हो गया, पा चार हो गया, ना छह हो गया, स सात हो गया, ही आठ हो गया, स नौ, ब 10, रो 11, ग 12। ये 12 अल्फाबेट्स का कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है इस चौपाई में। दूसरे में क्या लिखा, जो यही भांति बने संजोगा, जो एक ए एक ही एक, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11, एक में 11 एक में 10 है। हम्म। तो मुझे समझ में आया कि यहाँ पर हम्म। कुछ गुफप है कि ये, अब ये यहाँ पर क्या है, ये श्लोक, ये मतलब ये दोहा, ये चौपाई ये बता रही है कि इसको, इस चौपाई को बार बार ध्यान करने से आपके रोगों का इलाज हो जाता है, सिर्फ इस थॉट से ही। तो हम्म। मैंने इसको क्या करा, यहाँ लिखा श्री राम कृपा ना श ही, स को श कर दिया, सब को लिखा शर्व, सर्व रोगा। अब आप ऊपर वाले चौपाई को स्कैन कर लीजिए और नीचे वाली चौपाई को स्कैन कर लीजिए और दोनों की एनर्जी को ऑब्जर्व करिए।
बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। The second one is more intense and more expanding than the first one. तो जो अल्फाबेट्स मैंने जोड़े, अब अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाए जो रामचरितमानस को लगातार जिसको पूजन करता है, तो वहां पर क्या बताया जाता है कि रामचरितमानस में जो अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं वो जागृत मंत्र है। हम्म इनमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, जहां स है वहां श कर दिया, जहां श है वहां सा कर दिया, ये सब नहीं करना चाहिए। ये उसमें क्लियरली लिखा हुआ है हम्म और ये पूरे मंत्र है। तो वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस दोनों सेम है, हम्म बट अगर आप दोनों को कंबाइन करो तो दोनों से आपको एक प्योर स्टोरी लाइन पता चलती है, एक पार्ट से पता नहीं चलती। पहला पार्ट। दूसरा पार्ट ये, वाल्मीकि रामायण जो है वो अनुष्टुप छंद में है, अनुष्टुप छंद, और उसके सारे जो श्लोक है उसका डेफिनेशन दे रखा है कि उसके अंदर जितने भी श्लोक है उनके अल्फाबेट्स कितने होंगे। तो वो वहां पर वाल्मीकि रामायण शुरू करने से पहले एक पूरा स्ट्रक्चर है कि हम्म अनुष्टुप छंद में होने की वजह से उसको गाया जा सकता है। हम्म तो गाने के लिए वाल्मीकि रामायण के श्लोक में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। बट अगर मेडिसिन वाले रूप में उसको लेना है तो उसमें अगर आप कोई ऑल्टरेशन करते हो और आपको एनर्जी मेजरमेंट पता है, तो अब आप उस तरीके की सिचुएशन को एड्रेस कर सकते हैं। हम्म अब ये तो हो गया थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। अभी कुछ साल पहले जो है एक ऑथर था यूएस का, वो उसने बुक लिखी, हील योर बॉडी हील योर माइंड। हम्म एक सेकंड। हम्म लुईस है। लुइस है। तो यहां पर इसने जो है ऑलमोस्ट 300 डिजीजेस पर, मैंने शायद, अच्छा मैंने शुक्ला जी को शेयर भी करी थी ना। हाँ हाँ मेरे तो पास एक किताब है लुईस है की, जैसे कॉज ऑफ एवरी डिजीज इज साइकोसोमैटिक। हाँ, एक सेकंड। तो जब मैंने जो है इसका बैकग्राउंड देखा तो इसने 300 बीमारियां केवल एफर्मेशन से ठीक करने की बात करी। अब लुइस है को वर्ल्ड वाइड भयानक फेम मिला, उसकी बुक जो है वो वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स में काउंट होती है, मोर देन फ्यू मिलियन कॉपीज वर सोल्ड। हम्म तो मंत्र जो है उसको फिलॉसफी बना के एफर्मेशन क्रिएट करी, तो मुझे मेरा ही सब्जेक्ट पढ़ाया दूसरे तरीके से। हम्म तो मैंने कहा भाई चलो हम भी कुछ ऐसा करें कि ताकि जो है इन सब से वेरिएशन निकाल लें। तो हमने कहा हम्म एफर्मेशन की बजाय बीज मंत्र पे आते हैं। तो मैंने जब बीज मंत्र के तौर पे प्रोसेस को देखा तो हम्म मैंने इसी, अब ये जो सामने मेरे लिखा हुआ है, मैंने इसी को, इसी लाइन को दोबारा लिखूंगा बीज मंत्र के साथ। तो मैंने सबसे पहले तो, मुझे कभी भी भगवान अकेले समझ में ही नहीं आते, अब रामचंद्र जी अकेले रहें जो मर्जी हो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं जब ध्यान करूंगा तो वो सीता राम का ध्यान करूंगा। हम्म तो मैंने सीताराम लिखा। सीताराम लिखने के बाद सा को मैंने जो है षटकोण का शाह कर दिया, शीता। हम्म फिर इसके अल्फाबेट्स को चेंज करके इसको जो है यूनिक अल्फाबेट्स उठा के उनका कॉम्बिनेशन बनाया, तो म, श, त, हम्म त। ठीक है जी।
तो ये मेरे यूनिक अल्फाबेट्स हो गए इसमें। इन यूनिक अल्फाबेट से मैंने बीज मंत्र बनाया, आधा म, आधा ता और श्री। मत श्री, ये बीज मंत्र बनाया। अब ये अभी का जो लेटेस्ट वेरिएशन है, अगर मैं उसको लेकर चलूं तो मैं इसको बोलूंगा म त, आधा षटकोण का श, पूरा क्षत्रिय वाला क्ष, नीचे र, ऊपर र, और और अनुस्वार की मात्रा। अब मैंने ये बीज मंत्र बना दिया मत श्री। अब ये मत श्री आप लिख दीजिए, ये श्री जहां लिखा है ना, श्री राम कृपा नासई सर्व होगा, इस श्री की जगह ये मत श्री लिख दीजिए और फिर से पूरी लाइन रिपीट लिख दीजिए इसी तरह से। अच्छा, बिंदु भी डाल दिया आपने? हाँ जी, मत बिंदु। श्री। अनुस्वार तो बाय डिफॉल्ट आता ही है, अनुस्वार या विसर्ग जो है वो उसके हाँ, इन्फ्लुएंस को एड्रेस करता है। तो श्री राम की जगह मत श्री मत श्री राम, मत श्री राम कृपा ना सही सब रोगा, ना श ही शर्व रोगा, ऐसे लिखना है। ना चाही सर्व, हाँ वही वाला अपने वाला सर्व। जो सेकंड लाइन जो थी उसके तौर पे। अब आप इसको फिर से स्कैन करके देखिए। अच्छा, ये भी चेंजेस हो रहा है कि मत्सरी जो है वो मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ है, तो अगर मैं ऐसे करता हूँ तो वो मेरा लेफ्ट हैंड थोड़ा 1-2 इंच ज्यादा दूर जाता है और ये उतना ही रहता है। एक्चुअली जब स्कैनिंग स्टार्ट करते itself you can feel the vastness of this energy. It's more than what we had earlier basically. जैसे आप स्कैन करते हो, you cannot start from here, it is already expanded actually. और लेफ्ट हैंड की तरफ जो है वो दूर तक जाती है ऊर्जा। हाँ, तो ये रहा, देखो सिर्फ यहाँ इस पे एक रुक गया। लाइन को यूज करके आप किसी भी व्यक्ति की कोई भी मानसिक रोग, मानसिक रोग मतलब एनीथिंग विच इज ट्रीटेड फॉर थॉट्स, इसके हिसाब से मोह सकल व्याधिन के मूला, तो हर एक बीमारी जो है उसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन जो है वो मोह रूपी विचार है। तो मैं मोह रूपी विचार को न मान के प्रत्येक विचार को क्लीन करने के लिए केवल इस लाइन को यूज करूं, मत श्री राम कृपा नाशई सर्व रोगा। कौन से राम की कृपा से सारे रोग नष्ट हो सकते हैं? बोले वो राम जो मत्श्री है, जो कि सीता जी के साथ में है। अगर हम गौर से देखें, it also depicts one of the avatars of Vishnu, Matsya, हाँ, which denotes longevity. Matsya is tortoise. They always say tortoise live longer. राइट। लेकिन मत्स्य टोर्टोइज नहीं होता, मत्स्य फिश होती है, टोर्टोइज। जो भी, I don't know. But it denotes one of the avatars of Vishnu. वो तो सर अगर मैं ना विष्णु जी के जितने अवतारों के नाम हैं उनको लिखूं और उनमें स और शा जो भी वेरिएशन करना है मैं वो चेंज कर दूं, तो बाय डिफॉल्ट आप प्राणों से, प्राणों के किसी भी रोग को ठीक कर सकते हैं। और सबके अगेंस्ट जितने भी विष्णु के अवतार हैं उनके पैरेलल सिर्फ लक्ष्मी नाम लिख दीजिए, तो आप कोई भी बीमारी को एड्रेस कर सकते हैं। मतलब मैं पहले ना अपना थ्योरी के पॉइंट पर आता हूँ। मेरी थ्योरी में एक तुलसीदास हैं जो 1570 में हुए थे, 1570 में अकबर के पीरियड में तुलसीदास हुए थे। उन्होंने देखा कि भारत भूमि में लोग राम के नाम को भूल गए, ये अकबर और इन सब के चक्करों में। तो राम का नाम कोई ना भूले, इसलिए उन्होंने रामचरितमानस लिखी। रामचरितमानस में जो आधारभूत देवता है वो राम है, वो भी परब्रह्म रूप में।
वाल्मीकि रामायण में राम जो है वो राजा के रूप में है, तो दोनों जगह राम और राम की क्वालिफिकेशंस चेंज हो रही है। एक हम्म जगह शिव जी को राम की पूजा करते दिखा रहे हैं, तो ये बताता है कि अगर शिव जी ही सर्वश्रेष्ठ भगवान है, वो भी राम की पूजा कर रहे हैं, तो वो राम जो है वो परब्रह्म स्वरूप हो गए। हम्म तो ऐसे करके मैंने ये पॉइंट को देखा कि एक व्यक्ति ने मानसिक रोग या मानस रोग जो है, मानसिक नहीं कहना चाहिए, मानस रोग जो है, कि प्रत्येक रोग को मन से उपजता देखना, ये मानस रोग होता है। तो मानस रोगों के आधार पर उन्होंने मानस चिकित्सा का एक हमें समरी दे दिया कि अगर इसी लाइन को बार बार लिखते जाओ तो और कुछ चीज करने की जरूरत नहीं है, कि वो वाले राम की कृपा हुई और रोग चले गए। तो आपने जो है उस एक लाइन को सिद्ध कर लिया, सिद्ध करके जब उसकी ऊर्जा पानी से पड़ के किसी पे भी छिड़क दी, उसके रोग चले गए, वो मुक्त हो गया। हम्म ये बेस हो गया। सेम प्रोसेस में अभी 2000 में शायद ये पब्लिश हुआ था, लुइस है वाला, हील योर बॉडी हील योर माइंड। हम्म उसने 300 बीमारियां दे दी। हम्म तो एक तरफ 10 बीमारियां हैं, उसका मानसिक चिंतन है, एक तरफ 300 बीमारियां हैं, उसका चिंतन है। तो 300 और 10 को मैप करके आप पूरा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो मैंने जब स्ट्रक्चर बनाया, अब मैं अपनी प्रिंसिपल स्लाइड पर आता हूं। ये हमारी प्रिंसिपल स्लाइड थी ना, जिसपे हमारा डिस्कशन चल रहा था। हाँ एक सेकंड। तो जब मेरा ये वाला पोर्शन एक्टिव हुआ, तो मैंने पहली चीज जो यहाँ पर डिफाइन करी वो थी, इस अप्रोच में सारे बॉडी पार्ट्स डिफाइन कर दिए, हम्म एलिमेंट्स डिफाइन कर दिए, चक्रास डिफाइन कर दिए। हम्म तो हमारा जो पार्ट था, जिस पार्ट के लिए हम काम कर रहे थे, वो उसका पूरा एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बन गया। हम्म इसने डिजीज बोले, हम्म मैंने डिजीज को न्यास पे ले गया, प्रत्येक न्यास को डिफाइन करा, कौन सा न्यास में कहीं कोई गड़बड़ थी, क्योंकि गड़बड़ हमारे यहाँ बहुत सारी थी। जैसे र जो है वो स्वादिष्टान चक्र और वाटर बॉडी के तौर पे कनेक्टेड ही नहीं था। हम्म अब अगर आपका एलिमेंट का जो साउंड है वो गलत होगा, तो आपका उससे कनेक्टेड मैकेनिज्म भी गलत होगा। हम्म तो जब आप उस एम्बिगिटी को ऐसे हटाते हैं तो पूरा स्ट्रक्चर हिल जाता है। जो स्ट्रक्चर हमें किताबें पढ़ाती हैं और जो प्रैक्टिकली एक्चुअल स्ट्रक्चर है, वो दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग होने की वजह से, तो मैंने कहा सिर्फ ये कहना सफिशिएंट नहीं है कि ये गलत है। हम्म, गलत में क्या गलत है, क्यों गलत है, और उसका करेक्शन ये भी मुझे बताना पड़ेगा। सही बात है। अगर मैं आपसे कहूं कि रैंडमली चेक करके स्कैन करके बताइए कौन सा सही है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? टिल द टाइम आई गिव यू टू ऑप्शंस, you can हम्म very well compare 2 or 3 or 5 or 10 options. But when you are not clear about a theory, about a structured mechanism, it will be very difficult. हम्म But now, when a complete structure is formed, you can answer any disease. Any हम्म disease में हमारा बेस जाता है, एक सेकंड। अब मैंने एनी डिजीज के बेस में क्या लिया, कि मैं सबसे पहले जो है इस पूरे अप्रोच में, आपको बॉडी पार्ट्स और वो याद है ना, अ, आ, ई, हाँ, ई, ई
ऊ री री लिरी लिरी ए राइट टेम्पल आई लेफ्ट टेम्पल ए आई अपर जॉ आउ लोअर जॉ अंग जहां माथे पे बिंदी लगाते ये मेरे 16 स्वर हो गए। क मेरा राइट शोल्डर इसके 5 जॉइंट क ख ग घ लेफ्ट शोल्डर च छ ज झ य राइट फुट ट ठ ड ढ ण लेफ्ट फुट त थ द ध न प पृष्ठ बैक फ पेनक्रियाज ब नाभि भ बुद्धि म मन प फ ब भ म ह मेरा थ्रोट चक्रा या मेरा अनाहत चक्र हार्ट चक्र व मेरा नेवल चक्र र मेरा स्वादिष्ठान चक्र ल मेरा मूलाधार चक्र हयवर ल। ठीक, अब इनके एलिमेंट्स ह मेरा एयर एलिमेंट है य मेरा फायर एलिमेंट है व मेरा अर्थ एलिमेंट है र मेरा वाटर एलिमेंट है और ल मेरा स्काई एलिमेंट है। तो अगर मैं इस पूरे स्ट्रक्चर को ड्रॉ करूं तो मैं इसे ड्रॉ करूंगा इस तरीके से। तो मेरा जो ल है वो यहां आएगा, ह यहां आएगा, य यहां आएगा, ल ह य र यहां आएगा और व यहां आएगा। क्लियर है सर? यस। हया वरल डिफाइन हो गया जी। अब जब मेरा ये वाला स्ट्रक्चर डिफाइन हुआ, मैंने इसी स्ट्रक्चर को वास्तु वाले से पूछा भाई वास्तु वास्तु का आइडिया है सर? नहीं है? बिकॉज जैसे अग्नि मूल, ईशान मूल, कुबेर मूल, वायु मूल। ठीक है, तो जो वास्तु का जो मॉडल के साथ में वास्तु मॉडल को अगर ध्यान करना बड़ा सिंपल है, ये हेड है और नॉर्थ ईस्ट है। वास्तु पुरुष का हेड हमेशा नॉर्थ ईस्ट में रखा जाता है और ये उसका जो है वो एनएस पॉइंट होता है विच इज इन द साउथ वेस्ट। वास्तु ये कहता है कि ये ल जो है ये अर्थ एलिमेंट है एंड देयर लाइज द डिफरेंस। मेरा जो वास्तु पुरुष है वो इसी ऑर्डर में है और उसकी नाभि में पृथ्वी तत्व है और ल जो है वो आकाश तत्व है। ये मेरा मॉडल है। तो मैंने उसको चेक करा और मैंने उसको लिखा कि ये व, ये स और ये त। इससे मेरी टर्म बनी वास्तु। अब मैंने वास्तु को बोला, फिर से लिखा अपने तरह से, व आधा षटकोण का श, त और उ। तो मेरे यूनिक अल्फाबेट्स कौन से हो गए? व, श और त। व है मेरा मणिपुर चक्र और मेरे मणिपुर चक्र में मेरे प्राण उत्पन्न होते हैं और वह जो है वो पृथ्वी तत्व है। षटकोण का श है आपका क्या कहते हैं उसको, विशेषता या विशेष उत्पत्ति, और त है समस्त दिशाएं। तो मैं बोलूंगा कि पृथ्वी का वह तत्व जिसको धारण करने से किसी भी भूमि खंड में विशेषता समस्त दिशाओं में जागृत हो जाए, तो मैं उसको क्या बोलूंगा? वास्तु। अब इस प्रकार से परिभाषित कौन कर रहा है? त मेरा दिशाओं के लिए है, श मेरा सहस्त्रार चक्र है, व मेरा प्राण है, मतलब मणिपुर चक्र में प्राणों की उत्पत्ति होती है।
तो जब घर के भीतर प्राण उत्पन्न होता है तो प्राण काम क्या करता है? शरीर को इम्यूनिटी देता है। तो जिस घर में रहने से समस्त दिशाओं से इम्यूनिटी डेवलप हो जाए कि कोई भी नेगेटिव चीज उस घर में प्रवेश ना करे, वो है वास्तविक वास्तु। तो मेरा अगर एलिमेंटल प्रोसेस करेक्ट होगा तो वो मेरे वास्तु को भी इम्पैक्ट करेगा। बिल्कुल। तो मैंने प्रत्येक दिशाओं के बीज मंत्र बनाने शुरू करे और वास्तु में उसी चीज को दुर्गा सप्तशती के अंदर कवच में दे रखा था। और वहां क्या लिखा हुआ था कि इस दिशा में ये वाली देवी, इस दिशा में ये वाली देवी, और ऐसे करके वो समस्त देवियों का डिस्क्रिप्शन आ गया। जैसे ही हम कवच खोलेंगे, मेरे ख्याल से शायद तीसरा या चौथा श्लोक इसी बात से शुरू होता है। और देवी है तो देवी का बीज मंत्र होगा ही होगा। तो मुझे उसको ढूंढना पड़ेगा, तो मैं उसको ढूंढ लूंगा कि हाँ भाई ये वाली देवी का डिस्क्रिप्शन कहाँ पर है और कहाँ नहीं है। प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी वै। तो ये तो सर हमें एलिमेंटल वो बताता है, ये वाला श्लोक। प्रथम शैल, अग्निना प्रथम दहमानस्तु शैलपुत्री मतलब शत्रुमध्ये अर्थ एलिमेंट। गतेरणे। हाँ, अग्निनां दहमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भार्य शरणागतौ। देखिए, तो ये जो है, ये मुझे बता रहे हैं एलिमेंटल कॉम्पोजिशन। हाँ, शैलपुत्री जो है वो अर्थ एलिमेंट है, ब्रह्मचारिणी वाटर एलिमेंट है, चंद्रघंटा स्काई एलिमेंट है, कूष्मांडेती एयर एलिमेंट है, स्कंद माता डायरेक्शन का एलिमेंट है, कात्यायनी फायर का है, काल रात्रि टाइम का है, महागौरी आत्मा का है, और सिद्धिदात्री जो है वो मन का है। तो मेरे 9 एलिमेंट्स यहाँ पर डिफाइन हो रहे हैं। 9 एलिमेंट्स के बेसिस पे मैं देवियों को एक ऑर्डर में लगा भी सकता हूँ, क्योंकि किसी ने यहाँ पर ऑर्डर गड़बड़ कर दिया। सो आई एम इन अ सिचुएशन टू एड्रेस दी ऑर्डर ऑल्सो। मैं मेरी बात समझा पाया सर? समझ हाँ, गए। अब इसके बाद इसमें आगे चलते हैं। तो आगे जो है, प्रेत संस्था तु चामुंडा वाराही महिषासना। शासना इंद्री गज समारूढ़ा गज समारूढ़ा वैष्णवी वैष्णवी गरुड़ा गरुड़ासना माहेश्वरी वृषारूढ़ा कुमारी। कुमारी सिखी वास वाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पदहस्ता हरिप्रिया। अब आगे बढ़ते हैं। प्राच्याम रक्षतु मामेंद्री। प्राच्याम कहते हैं पूर्व दिशा को। आग्नेयाम अग्नि देवता, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। दक्षिणे वतु वाराही, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ओ सॉरी साउथ डायरेक्शन में वाराही। नैकृत्याम खडक धारिणी। धारिणी नैकृत्याम हो गया साउथ वेस्ट। प्रतिच्याम हो गया वेस्ट। वारुणी रक्षेद वायव्याम मृग वाहिनी। तो यहाँ पे डायरेक्शन दे दी उन्होंने। उदिच्याम पातु कौमारी, ईशान्याम, ईशान्याम हो गया नॉर्थ ईस्ट, वहां पे शूल धारणी। ऊर्ध्व ब्रह्माणी में मतलब ऊपर की तरफ ब्रह्माणी है, नीचे की तरफ वैष्णवी है, और दसों दिशाओं में रक्षे चामुंडा शव वाहना। तो इट बिकेम वेरी इजी फॉर मी, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो है एक श्लोक पढ़ा कि जिसमें, सॉरी,
यहां लिखा है श्लोक सर, श्लोक नंबर 9, प्रेत संस्था तु चामुंडा। मतलब चामुंडा जो है हाँ, वो प्रेत पर बैठी है। और जब मैं डायरेक्शन को पढ़ता हूं तो वहां लिखा है कि 10 दिशाओं से रक्षा जो करता है, दश दिशो रक्षेश चामुंडा शव वाहना। 10 दिशाओं में रक्षा कौन कर रही है? चामुंडा कर रही है। अब मैं आता हूं मंत्र के ऊपर, और मैंने मंत्र लिखा, लक्ष्मी त्वमश्री तमशी। लक्ष्मी त्वमश्री तमसी। जैसा सचमो सक्षमता। सहसा शहमु शहमो सक्षंडा शंडा चंडा हश्ये जबरी हश्य श्री संचय। ये मेरे नवारण मंत्र के 9 बीज मंत्र आ गए। ये तो मंत्र ऑलरेडी मैं शेयर कर ही चुका आप लोगों के साथ में। तो ये 9 बीज मंत्र जब मैं दिशाओं के बेस पे लेकर चलूंगा तो मेरे को 9 दिशाओं से ये मेरी रक्षा करते हैं। कहां पर कौन सी दिशा में लक्ष्मी बीज मंत्र रखना है, कौन सी में त्वमश्री, कौन सी में तमसी, ये मेरे विवेक की बात हो गई। तो जो टेक्स्ट है उसमें चीजें लिखी हुई हैं, उससे डिकोड करनी पड़ेंगी, उनको स्ट्रक्चराइज करना पड़ेगा, बीज मंत्र बनाना पड़ेगा, और उस डायरेक्शन को वो प्रोटेक्शन मिल जाएगी। अब मैं इसमें से कोई सा भी बीज मंत्र एक ऑर्डर में, अब इसमें ऑर्डर क्या है ध्यान रखने का, ईस्ट में पहला बीज मंत्र, दूसरा बीज मंत्र साउथ ईस्ट, तीसरा बीज मंत्र साउथ वेस्ट, चौथा बीज मंत्र वेस्ट, पांचवा नॉर्थ वेस्ट, छठा नॉर्थ, सातवां, कोई मिस कर दिया क्या, सातवां नॉर्थ ईस्ट, नहीं कुछ मिस करा है, पहले ईस्ट फिर साउथ ईस्ट फिर साउथ, साउथ मिस कर दिया मैंने। हाँ हाँ। तो एक जगह मैंने लिख दिया ईस्ट, एक जगह मैंने लिख दिया ईस्ट, फिर लिखा साउथ ईस्ट, फिर फिर लिखा साउथ मैंने साउथ, फिर लिखा मैंने साउथ वेस्ट, वेस्ट फिर लिखा वेस्ट, वेस्ट फिर लिखा नॉर्थ वेस्ट, फिर लिखा नॉर्थ वेस्ट के नॉर्थ बाद मैंने नॉर्थ, नॉर्थ फिर नॉर्थ नॉर्थ के ईस्ट, बाद नॉर्थ ईस्ट। और नॉर्थ ईस्ट के बाद लास्ट हो गया सेंटर। तो मैं कोई सा भी बीज मंत्र किसी भी ऑर्डर में, मतलब मेरा ये ऑर्डर नहीं चेंज होना चाहिए। मान लीजिए मैंने सेंटर से शुरू करा, तो हाँ सेंटर में मैंने लक्ष्मी लिखा, फिर सेंटर के बाद नेक्स्ट क्या आ गया, ईस्ट आ गया, ईस्ट में मैंने तमश्री लिख दिया, साउथ में मैंने तमशी लिख दिया, ऐसे करके भी मैं ऑर्डर बना सकता हूं। सो ऑर्डर शुड नॉट चेंज, आई कैन डिफाइन इन मल्टीपल फॉर्मेट्स। फिर मुझे उसे फाइन ट्यून करना हो तो मैं और बीज मंत्र के वेरिएशन बना सकता हूँ, क्योंकि अगर मुझे उस ह्यूमन बॉडी के 51 बॉडी पार्ट्स पता है, आंख नाक कान ऐसे करके मेरे को सारे अल्फाबेट्स पता है ना, तो मैं एक बीज मंत्र के 51 वेरिएशन बनाकर उसको पूरी बॉडी में मैप करके वास्तु पुरुष में डाल सकता हूँ। सही है। मैं मेरा बात समझा पाया? हाँ समझ पाया। तो मैंने तो स्ट्रक्चर बना लिया ना, अब वो स्ट्रक्चर जो है अल्फाबेट्स का, वो मेरा इंजीनियरिंग डोमेन पर भी चलेगा, वो मेरा मेडिसिन की डोमेन पर भी चलेगा, वो मेरा जियोपॉलिटी इकोनॉमी या वास्तु जो है उस पर भी चलेगा, म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स पे भी चलेगा, वो सब जगह चलेगा, स्ट्रक्चर बन चुका।
तो जैसे जैसे आप जिस जिस शुरू हो जाएगी, और आप इसी एक प्रोसेस से सारे सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दुर्गा सप्तशती ये कहती है कि पूरा यूनिवर्स देवी से उत्पन्न हो रहा है। देवी के 3 स्वरूप हैं, वो 3 स्वरूप में से ब्रह्मा विष्णु महेश और उनकी पत्नियां निकले, और फिर उन्होंने मिलकर ये सृष्टि रचना करी। तो जब सृष्टि रचना का प्रोसेस एक सिंपल तरीके से हमारे सामने आ गया, तो हम उससे सारी चीजों की रचना कर सकते हैं। हमें सिर्फ वो ऑर्डर में समझ में आनी चाहिए कि कब कौन सी चीज हुई होगी। भाई, सोलर सिस्टम जो है वो तो तभी बना होगा ना जब यूनिवर्स बन चुका होगा। बिना यूनिवर्स बनाए सोलर सिस्टम तक तो नहीं पहुंच नहीं सकते ना। नहीं नहीं, ये बात। तो पूरे स्ट्रक्चर के लिए ये दुर्गा सप्तशती के पूरे प्रोसेस को डिकोड करना है। दैट्स द ऑब्जेक्टिव। अब आप लगातार दुर्गा सप्तशती को 50-60 साल तक पढ़ते रहिए, क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क और नहीं पड़ेगा। तो यहां से जब मैंने, एक होता है प्रज्ञा गुण, मैं उसको हाईलाइट करता हूँ, एक सेकंड। ये तो लेवल 1 की पीपीटी है। ये वाली स्लाइड, ये लेवल 2 में हमारी एक स्लाइड है। इस स्लाइड में हमारा श्रीम बीज मंत्र लिखने से सबसे पहले हमारे भीतर जो जागृत होता है वो सुनने की इच्छा जागृत होती है। सुनने की इच्छा के बाद हम सुनते हैं, एक्टिव लिसनिंग करने में आते हैं। एक्टिव लिसनिंग तब होती है जब हम सुनकर ग्रहण करते हैं। ग्रहण करके जिस पार्ट को धारण करते हैं वो उसका 4th लेवल है। वो कहते हैं एनालिसिस, डिस्कशन। तो उहापो करने से, डिस्कशन करने से, डिबेट्स करने से हमें उसके एक्चुअल मीनिंग पता चलते हैं, विच इज अर्थ। उसके बाद हमें तात्पर्य समझ में आता है, उसके बाद हमें तत्व ज्ञान समझ में आता है, और फाइनली हमें वो सब्जेक्ट में प्रवेश मिलता है। तो हमारे यहाँ इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रज्ञा गुण। प्रज्ञा और ऋतंबरा बुद्धि की 2 अवस्थाएं हैं। ये मेरी स्लाइड दिख रही है ना आप लोगों को? कुछ नहीं, ब्लैंक है। ओके, एक सेकंड। अभी दिख रहा है? हाँ सर। राइट। तो ये जो स्लाइड है हमारी लेवल 2 के, उसमें उसमें मैंने जब 9 चक्रा, 9 एलिमेंट, 9 वास्तु डायरेक्शन, तो मैंने रियलाइज करा कि हमारे सबकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है हमारे सुनने की इच्छा नहीं है। तो मैंने देखा कि श्रीम बीज मंत्र लिखने से सबसे पहले व्यक्ति की सुनने की इच्छा जागृत होती है, अदरवाइज उसकी बोलने की इच्छा होती है।
अगर सब बोलेंगे और कोई सुनेगा नहीं, तो एंड ऑफ द डे वैसी स्थिति होगी जैसे व्हाट्सएप पे हर बंदे के पास मैसेज आते ही वो फॉरवर्ड कर देता है, खोलकर देखता भी नहीं कि उसने क्या फॉरवर्ड करा, आया है तो इन सब ग्रुप्स में डाल देता हूं। तो यहां पर हमारा ये बीज मंत्र लिखने से सबसे पहले जागृत होता है प्रज्ञा गुण, इच्छा का, सुनने की इच्छा, नेक्स्ट लेवल पे सुनना, सुनकर ग्रहण करना, ग्रहण करके धारण करना, धारण करके उहापो करना। उहापो होता है एनालिसिस, एनालिसिस डिस्कशन, ये सारी डिबेट्स, ये सब उहापो की कैटेगरी में आती है। उसके बाद अर्थ, वास्तविक अर्थ को जानना, वास्तविक अर्थ के बाद जब आपको एक चीज का अर्थ समझ में आया तो उसके तात्पर्य को आप समझोगे कि अच्छा ये कहना चाह रहा है, और फिर फाइनली उसका एलिमेंटल कॉम्पोजिशन आपको क्लियर होता है जो तत्व ज्ञान हो गया। और तत्व ज्ञान के बाद आपको पता चलता है कि फाइनली वो सब्जेक्ट था कैसा। इस पूरी प्रक्रिया को प्रज्ञा गुण कहते हैं। तो अब अगर कोई व्यक्ति मेरे सामने आया और वो मुझे बोले कि जी मेरे को एस्ट्रोलॉजी पता है, तो इसका मतलब उसने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है, पर एस्ट्रोलॉजी में उसने क्या क्या लेवल्स अटेन करे हैं ये तो क्वेश्चन लगा सकते हैं आप ये कह सकते हो किसी भी स्थिति में कि मैंने रामचरितमानस 1000 बार पढ़ी है, बट क्या रामचरितमानस से आपके प्रज्ञा गुणों में जागृति आई? यस और नो? जब प्रज्ञा गुणों में जागृति नहीं आती है तो रोग शुरू होते हैं। मैं मेरी बात समझा पाया? समझ पाए। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे घरों में जो पूजाएं होती हैं और वो लगातार बिना बुद्धि लगाए उसको जो है वो पढ़ते जा रहे हैं, वो ये भी नहीं देख रहे कि जो कह रहा है उसकी छोटी छोटी लाइन और वर्ड में क्या मीनिंग छिपा हुआ है, सिर्फ एक डिग्री का अहम है। हाँ, वही समस्या है सबसे बड़ी। मैं जब पहली बार एजुकेशन सिस्टम पे काम करना शुरू हुआ तो एक बंदे से बात कर रहा था, वो IIM बैंगलोर का पास आउट था। तो मैंने उसको बोला कि ये चीज ऐसे नहीं है, ऐसे है। तो उसने बोला डोंट टीच मी एजुकेशन, आई एम बेटर एजुकेटेड देन व्हाट यू आर। तो मैंने कहा ये अपनी डिग्री की वजह से मुझे ये वाली चीज बोल रहा है। तो मैंने पैरेलली ये MA संस्कृत वगैरह ये सब करना शुरू करा। तब तक मैंने वो एजुकेशन पे जो भी काम वाम कर रहा था वो तब तक मैंने उसको मास्टर्स और वो वाले एंगल से सोचा भी नहीं था। तो गुरुजी ने बोला कि भाई मैं चाहता हूँ ये तू संस्कृत में काम कर, तो मैंने मास्टर्स कर लिया संस्कृत में। फिर PhD में काम कर तो चाणक्य के ऊपर कौटिल्य अर्थशास्त्र पढ़ लिया। तो मुझे वो रेलिवेंस समझ में आई कि मैं जो पढ़ रहा था, क्योंकि MBA LLB BSc ये सब मेरे पहले ही हो चुके थे, तो कौटिल्य अर्थशास्त्र की ओपनिंग लाइन क्या थी? राजकुमारों की शिक्षा की अनिवार्यता और प्रत्येक को 4 सब्जेक्ट पढ़ना, आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति। आन्वीक्षिकी कहते हैं क्रिटिकल एनालिसिस और पुराणों को पढ़ना, त्रयी कहते थे चारों वेद जिनमें छिपी हुई साइंस उसको पढ़ना, वार्ता कहते थे आर्ट एंड साइंस ऑफ मेकिंग मनी, पैसा कमाने की विद्या, और दंड नीति कहते थे कि अगर किसी भी प्रकार से आपकी बुद्धि गलत दिशा में चली जाती है पैसा कमाने के लिए तो आपको पता होना चाहिए दंड क्या है। इस आधार पे हमारा सिस्टम बना हुआ था। तो दैट वाज आई ओपनर, क्योंकि मैंने साइंस भी पढ़ रखी थी, लॉ भी पढ़ रखा था, MBA भी कर रखा था, तो उसमें मुझे कॉमर्स और फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स भी समझ में आ रहे थे। सो आई वाज एबल टू कनेक्ट एवरीथिंग। सिर्फ मुझे एक लैंग्वेज का स्ट्रक्चर के मिसिंग था, तो जैसे ही वो संस्कृत में मास्टर्स करा तो वो लैंग्वेज का स्ट्रक्चर भी सामने आ गया। सो दस आई रियलाइज कि पूरे स्ट्रक्चर को देखने समझने में बहुत सारे बैरियर्स होते हैं। स्ट्रक्चर को सिंपल रखना ये टीचर का काम है। यहां से हमारे पूरे प्रोसेस में बीज मंत्र के बार बार लिखने से, मतलब जैसे अभी शुक्ला जी ने 1.25 लाख बार बीज मंत्र लिखा, उन्होंने उसको उठाकर अपने भीतर ऊर्जा डालनी शुरू करी, तो पहले जो बोलने की इच्छा थी वो सुनने की इच्छा में परिवर्तित हो गई। हाँ, ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अभी 1,55,000 से ऊपर चले गए हैं। अभी मैं किससे बहस में नहीं उलझता।
अभी तो मैं उसकी तरफ देख के हंसता रहता हूँ बस। अब मैं नहीं, पहले मेरी बहुत बहस करने की आदत थी, अभी तो मैं जब उस सब आपके 9 पुरुष चरण पूरे हो जाएंगे, मतलब 1 साल के पीरियड में, तब आपको कोई भी ग्रंथ आपके सामने आएगा, वो अपने आप बिल्कुल अपना मूल स्वरूप बताना शुरू कर देगा। और जो आपने बताया ना, ये तो मैंने मेरे जो नोट बनाने वाला रजिस्टर है इसमें यही चिपका दिया ये, सबसे पहले वाले पे ही। हाँ। मैंने पन्ना खोलूंगा तो इसको नो स्टेप ऑफ लिसनिंग जरूर, एक बार तो जरूर दिमाग में जाएगा। तो अब अगर हम एक सिचुएशन को कंपेयर करें कि लेट सपोज मेरे को हीलर्स को देखना है, तो जितने भी मेरे हीलर है एग्जिस्टिंग डोमेन में, वो इस स्ट्रक्चर को फॉलो ही नहीं करते, और उनको बताया भी नहीं जाता कि इसका क्या वैल्यू है। अब ये तो मुझे राजकुमारों की शिक्षा से पता चला कि कौन कौन से गुण जो हैं, जिनको 5 प्रकार के गुणों का डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि एक राजा या राजकुमार जो है उसके भीतर 5 प्रकार के गुण होने चाहिए। तो जब मैंने उसको देखा तो मुझे वो स्ट्रक्चर समझ में आया कि नॉलेज की 5 डोमेन मेरे ब्रेन के 5 पार्ट से कनेक्टेड है। तो मुझे कॉजल बॉडी के अंदर जानकारी मिलनी शुरू हुई कि अच्छा, कॉजल बॉडी के एनालिसिस से ये पूरी प्रक्रियाएं बन रही हैं। उसने बोला एक उत्साह गुण होता है, एक प्रज्ञा गुण होता है, एक जो है रोजमर्रा की जो चीजें होती हैं कॉमन, उसके तौर पे एक गुण होता है, और एक गुण होता है जो विशेषताओं के ऊपर ही आधारित होता है। तो राजा जो है उसके पास लोग आते हैं, अलग अलग लोग अपनी अलग अलग विद्याएं प्रदर्शित करते हैं, और राजा उनको इवेल्युएट करके उनको अवार्ड करता है। किसी को 1 स्वर्ण मुद्रा देगा, किसी को 100 देगा, किसी को 1 गांव देगा, किसी को 1 गाय देगा। ऐसे करके वो राजा चीजें देता था कि भाई फलाने ऋषि आए तो उन्होंने उसको 1000 गांव दिए, 1000 जो है वो स्वर्ण मुद्राएं दे दी, 1000 गाय दे दी। ऐसे करके वो स्ट्रक्चर जो है वो समझ में आया कि राजा वो देने का उद्देश्य क्या था। वो किसी की प्रॉपर्टी हड़पता या वो नहीं था कि इसकी प्रॉपर्टी छीनी उसको दे दी, नहीं। वो कहता था इसका मैनेजमेंट अब आप देखो। तो प्रत्येक ऋषि को मिनिमम 1000 गांव देने से वो पूरा सिस्टम, और कौन सा ऋषि से राजा दीक्षा लेता था उससे वो पूरी ऋषि परंपरा उस पूरे राज्य में फैलती थी। और राज्य छोटे मोटे नहीं होते थे। जब रामचंद्र जी ने राजसूय यज्ञ करा तो वो पूरी पृथ्वी को ही उन्होंने भारत बना दिया। कृष्ण और युधिष्ठिर ने जब राजसूय यज्ञ करा तो उन्होंने पूरी पृथ्वी को भारत बना दिया। तो ये पूरा भारतवर्ष ही है। लेकिन हमें बताया गया कि भारत इतना सा है जिसे चीन ने भी खा लिया, पाकिस्तान ने भी खा लिया, और बाकी खाने को तैयार बैठे हैं। तो मैं मेरा पार्ट समझा पाया। हाँ। तो इस प्रकार से मेरा वो स्ट्रक्चरिंग चला, जिस स्ट्रक्चर को मैंने आइडेंटिफाई करा। अब आते हैं कल वाले पार्ट पे, जो कल और परसों का हमारा पेंडिंग वाला पार्ट है। एक सेकंड रिपीट कर दीजिए हमारा कल का जो पेंडिंग पार्ट था। That was about we were talking about Sanjeevani Shakti and all. हम उसके बारे में बात कर रहे थे, गायत्री मंत्र के बारे में, डेवलपमेंट ऑफ गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र के बारे में बात कर रहे थे। राइट। और इससे पहले वाले दिन का क्या पेंडिंग था पार्ट? इसके पहले वाले दिन का पेंडिंग था विद्या के बारे में, वेद के बारे में, मल्लिकार्जुन धनुर्विद्या, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। कौन सा? धनुर्विद्या, जितने विद्या जो धनुर्वेद, वेद के बारे में बात कर रहे थे। राइट। चलिए अब उस पे आ जाते हैं ताकि मैं अपनी बात कल का डिस्कशन जो है वो जूम वाले उस पे खत्म हुआ था, अंजना का मंत्र बनाया था हमने। कौन सा? अंजना, माता अंजना का। हाँ, अभी मैं एक एक करके उसको एड्रेस करता हूँ। ये लिखा था, ऐसी संतान की इच्छा करना जिसके पुत्र की मृत्यु ना हो। कोई संजीवनी मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र का डेवलपमेंट बात कर रहे थे।
ठीक है। हमारे यहाँ जो वेद था, मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? जी दिख रही है। हाँ दिख रही है, व्हाइट बोर्ड है अभी। हाँ, ये एक्चुअली पीछे बार बार वो स्क्रीन चेंज होते हैं, मुझे बहुत सारे इसके फीचर्स पता ही नहीं है। तो जब मैं वीडियोस देखता हूँ तो वो जो पढ़ने वाला मटेरियल है वो पढ़ने में नहीं आता। थोड़ी डेक्सटेरिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी मुझे अपनी। तो मैंने जब वेद को देखा तो वेद से मेरी एक स्ट्रीम थी जो ऋग्वेद थी। दूसरी जो स्ट्रीम थी वो यजुर्वेद थी। तीसरी जो स्ट्रीम थी वो सामवेद थी। चौथी स्ट्रीम जो थी वो अथर्ववेद थी। अब ऋग्वेद से बना धनुर्वेद, यजुर्वेद से बना आयुर्वेद, सामवेद से बना गांधर्ववेद, और अथर्ववेद से बना अर्थशास्त्र। यजुर्वेद से यजुर्वेद से आयुर्वेद, आयुर्वेद। ऋग्वेद से धनुर्वेद, सामवेद से गांधर्ववेद, जब मेरे को ये और वेद को कहते थे वेद भाषा। वेद को कहते थे वेद भाषा। अब वेद भाषा मतलब भाषा के आधार पर मेरा धनुर्वेद जो कि है इंजीनियरिंग, आयुर्वेद जो कि है मेडिसिन, अथर्ववेद यानी जियोपॉलिटी इकोनॉमी, अर्थशास्त्र मतलब जियोपॉलिटी इकोनॉमी, और सामवेद से गांधर्ववेद, गांधर्ववेद इज म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स। ठीक है सर, इसमें कोई डाउट? ये स्ट्रक्चर हो गया। अब इस स्ट्रक्चर में मैंने जो चेंज इंप्लीमेंट करा था, ये मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ दिख रही है। ये अ ई उ री ली दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। तो जब मैंने इस एक अल्फाबेटिकल स्ट्रक्चर को डाला तो ये अल्फाबेटिकल स्ट्रक्चर मेरा इन सब पर अप्लाई हो गया। हेड, नेक और टेल पर, एक हर एक बॉडी पार्ट में कौन। तो सब्जेक्ट का जो क्रिएशन जो था, सब्जेक्ट का क्रिएशन वेद के अंदर वेद भाषा के रूप में, धनुर्वेद में इंजीनियरिंग में, उसके अंदर भी आयुर्वेद में मेडिसिन में भी यही अल्फाबेटिकल स्ट्रक्चर चलता है जिसका ऑर्डर मैंने डिफाइन करा। एंड thus I was able to connect all the subjects by one approach.
क्योंकि मैं पढ़ने से, मतलब इच्छा करने से, उहापोह करने से मेरे को वो यूनिवर्सल सब्जेक्ट इंटीग्रेशन पता चला। ओपार प्रिंसिपल पे ये ऑब्जेक्ट, ये प्रॉपर्टीज, ये एक्शन और ये रिलेशनशिप, ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी, एक्शन और रिलेशनशिप। अब जब मैं इनको पढ़ रहा हूं तो मुझे इन सब, मतलब प्रत्येक वेद के बारे में, उनसे बनने वाले उपवेद के बारे में वो पूरे पार्ट समझ में आ रहे हैं। तो मुझे समझ में आया कि ऑब्जेक्ट इंटीग्रेशन जो है वो मेरा जो है वो धनुर्वेद के रूप में आ रहा है, उसकी एप्लीकेशन। प्रॉपर्टीज के इंटीग्रेशन के बाद उसकी एप्लीकेशन देखी तो मेडिसिन सब्जेक्ट मेरे सामने आ गया। सामवेद का जो मैंने इंटीग्रेशन अप्लाई करा तो मुझे गांधार वेद में जो है उसके सारे स्ट्रक्चर समझ में आ गए। तो जब मैंने रिलेशनशिप्स को इंटीग्रेट करा तो मुझे जो है पूरा अर्थशास्त्र समझ में आ गया। अब यहां से जो है चीजों का फर्क आया। चाणक्य वॉज ए अर्थशास्त्री, और चाणक्य ने अपने टाइम में सब्जेक्ट डिबेट्स प्रेजेंट करी थी। सब्जेक्ट डिबेट्स की वजह से उस समय एक ट्रेडिशन था जो वेद के, अथर्ववेद के ऊपर रिसर्च करके अर्थशास्त्र की संहिताएं बनती थी। तो किसी ने चाणक्य को और उस प्रक्रिया को खत्म करने के लिए हमारी वो पूरे पार्ट को, अथर्ववेद की एप्लीकेशन को बोल दिया स्थापत्य वेद, उसको आर्किटेक्चर बना दिया। था वो अर्थशास्त्र। तो अगर देश का प्रत्येक व्यक्ति अर्थशास्त्री हो जाएगा, आज हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? डॉलर 80 रुपए चल रहा है। हमारे देश में एक समझदार अर्थशास्त्री है ही नहीं। तो हम उस सिचुएशन में क्या करेंगे? हम रघुराम राजन को लेके आएंगे अमेरिका से। तो ये हमारे सब्जेक्ट चैलेंजेस है कि क्योंकि हमें सब्जेक्ट का, उसका मीनिंगफुल कंस्ट्रक्ट हमारा एजुकेशन सिस्टम बता ही नहीं रहा, या जो बता रहा है उसकी कोई सुन नहीं रहा। तो ये श्रीम की चैंटिंग करने से और इसकी एनर्जी को देश में, दुनिया में डालने से हमारे यहाँ का रिसेप्टिव सिस्टम जनरेट होगा, जो नॉलेज को रिसेप्शन के तौर पे अपने अंदर एसिमिलेट करेगा। ये हो गया मेरा बैकग्राउंड, जिसको कि बताना इसलिए जरूरी था ताकि अब एक एस्पेक्ट को आप समझकर इसको बाकी सारे सब्जेक्ट्स पर अप्लाई कर सके। मैं मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर कर पाया? जी, यस। अल्फाबेट्स के आधार पर हमारे यहाँ आयुर्वेद में हर अल्फाबेट पर नंबर ऑफ औषधि थी। प्रत्येक औषधि का नाम और दे रखा था। अब उसका ऑर्डर और उसकी प्रक्रिया को इसी प्रकार से ऑल्टर करना पड़ेगा। तो अगर कोई व्यक्ति केवल इतनी बुद्धि लगा रहा था कि संस्कृत के अल्फाबेट्स, इसका ऑर्डर चेंज कर दो, तो हमारे सारे धर्म ग्रंथ अपना मीनिंगफुल पार्ट भूल जाएंगे। उसका कारण ये था। मैं मेरी बात समझा पाया? जी। आपने बोला अ आ इ ई उ ऊ, ये हमारा संस्कृत के अल्फाबेट्स का ऑर्डर नहीं था। हमारा 5 एलिमेंट बेस्ड जो संस्कृत के अल्फाबेट्स का ऑर्डर था वो था अ ई उ री लिरी, आ ई उ री लिरी, ए आई ओ औ अंग आह, ये फिर क ख ग घ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण, ये बाद में आते थे। पहले था हया वरल श श स लक्षा, फिर उसके बाद क ख ग घ आया। ऐसे करके मेरे जो सब्जेक्ट का जो ऑल्टरेशन था उसने मेरे सब्जेक्टिव नॉलेज को ही चैलेंज कर दिया। मुझे वो चीज जैसे मेरे टेक्स्ट में लिखी थी, मैंने और अ को जोड़ा और आ बना दिया। वो जब मेडिसिन में गए तो अ की जो मेडिसिन थी उसको आ की मेडिसिन से जब वेरिएशन को स्टडी करा तो मेरे को दोनों चीजों को पता चल गया कि अ प्लस अ मिलकर आ होता है। और ये सब कुछ बाई स्ट्रक्चर
थॉट के लिए लिखा हुआ था तर्क शास्त्र में, एंड तर्क शास्त्र वाज द आर्ट एंड साइंस ऑफ लॉजिक। तो जब मुझे मेरा सब्जेक्ट पढ़ाने के तौर पे सारी चीजें अनस्ट्रक्चर्ड दी गई, तो मैं जोड़ूंगा कैसे चीजों को? पॉसिबल ही नहीं है। ऊपर से मैं एक ही सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा पढ़ रहा हूं, तो उससे क्या हो रहा है, मेरे पास एक बड़ी पिक्चर बनी नहीं रही। पहले ये चीजें पॉसिबल नहीं थी, बट प्रेजेंट एक डेकेड के अंदर जो सबसे बड़ा चेंज आया, वो आया कि हमारा साइंस जो है वो न्यूरो साइंस बन गया, फाइनेंस जो है वो न्यूरो फाइनेंस बन गया, मार्केटिंग जो है वो न्यूरो मार्केटिंग में कन्वर्ट हो गई। सब्जेक्ट में चेंज आया, और न्यूरो साइंस इज ए इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूं? साइंस जो है वो न्यूरो साइंस बन गया। साइंस को न्यूरो साइंस बनाने का मतलब क्या हुआ? साइंस को न्यूरो साइंस बनाने का मतलब ये हो गया कि वी deviated from the original path to embrace something totally new. तो इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी न्यूरो साइंस में कराने से आपको जितनी चीजें पता चल रही थी वो पहले नहीं पता चलती थी। पहले फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के आधार पे चीजें होती थी, वो ह्यूमन डोमेन से दूर होती थी। ह्यूमन बिहेवियर पैटर्न को ऑब्जर्व करने के लिए उन्होंने सारे सब्जेक्ट्स को न्यूरो न्यूरो वो करा, प्रीफिक्स न्यूरो से करा। एक व्यक्ति सोचता कैसे है और क्यों है, सारे डिस्कशन इसी बात पर आ गए। कौन कौन से इन्फ्लुएंसर्स है जो उसके सोचने काम करने के तरीके को बताएं। अब ये हो गई मेरी प्रेजेंट सिस्टम। पास्ट में साइंस था, आज न्यूरो साइंस बना, कल को क्या बनेगा ये प्रिडिक्ट करिए। क्वांटम साइंस। Neuroscience will again be subdivided into further subdivisions. कौन सा? Which will be neuroscience will be further subdivided into study of various nerves. हर नर्व का एक स्टडी हो जाएगा। अच्छा, जैसे 72 नाड़ियां हैं, तो 72 नाड़ियों के एक एक नाड़ी को लेके स्टडी हो जाएगा। ओके। तो जो विचार जो है उससे हम न्यूरो सब्जेक्ट पे पहुंचे, सोचना और सोचने के तरीका। जो नेक्स्ट फेज आएगा वो आएगा सोचने का आधार क्या है। तो आत्मा जो है वो आधार है सोचने का। तो हमारे पास दो चीजें आएंगी, दो सब्जेक्ट इमर्ज होंगे आउट ऑफ द एंटायर साइंस। न्यूरो साइंस विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज आत्मिक साइंसेस, द अदर इज अनात्मिक साइंसेस। अनात्मिक को वो यूनिवर्स से कनेक्ट कर लेंगे और आत्मिक को क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स से कनेक्ट कर लेंगे। तो पूरा सिस्टम इतने 100 साल की साइकिल में फिर से वो आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन पे कन्वर्ट हो जाएगा। जब इस पार्ट पे कन्वर्ट होगा तो जो रेलेवेंस है हमारे डॉक्यूमेंट्स की वो इंक्रीज होगी। तब तक ये साइंटिफिक कम्युनिटी जो है ये वैसे ही घूमती रहेगी। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? समझ गया। लॉजिक ठीक है? ठीक है डॉक्टर। राइट। करेक्ट। अब आते हैं हम, अब ये हो गया मेरा बैकग्राउंड। अब इस बैकग्राउंड के बाद मैंने जब ये पूरा सब्जेक्ट को देखा तो मुझे समझ में आया कि हमारे यहाँ एक इंडिविजुअल हुए, क्योंकि हम रामचंद्र जी की पूजा कर रहे थे, वो थे हनुमान जी।
तो मैंने सबसे पहले आइडेंटिफाई करा कि ये जो हनुमान जी हैं, इनका नाम क्या है। तो जब मैंने हनुमान जी के नाम को देखा तो हनुमान, जब मैंने हनुमान देखा तो मैंने कहा हनुमान, तो हनुमान जी को नाम तब मिला था जब उन्होंने वो सूरज को खाने के लिए गए थे और इंद्र ने उनके वज्रपात करा और उनकी हनु जो है उस पे चोट लग गई, और हनु पे चोट लगने के कारण उनको हनुमान नाम मिला। तो व्यक्ति जब पैदा हुआ नाम तो तब रखे जाते थे, बहुत सारी सिचुएशन में तो पैदा होने से पहले ही बच्चों का नाम रख दिया जाता था। तो वहां पर नाम मिला मुझे प्लवमान। अब प्लवमान जब मैंने देखा तो मैंने उसका बीज मंत्र बनाया प्लूम। तो ये हो गया प्लूम। प, ल और व, तीन थे। तो दो अक्षर का बनाऊंगा तो मैं प्लूम लिखूंगा, तीन अक्षर का बनाऊंगा तो प्लवूम कर दूंगा इसको। अब इसमें भी जब मैं बीज मंत्र बना रहा था तो मेरा एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच था कि प, ल, व और श और क्ष बाय डिफॉल्ट डाल दो, तो ये प्लवक्षुम मेरा बीज मंत्र बन गया हनुमान जी के लिए। लेकिन जब मैं इसको ध्यान से देख रहा था तो प्लवमान के साथ मेरे सामने दो टर्म आए, केसरी और अंजना। तो जब मैंने इसको देखा तो फिर मेरे जो बीज मंत्र के जो यूनिक अल्फाबेट्स आने शुरू हुए, वो था क, श, र, थोड़ा नीचे लिखिए, नीचे लिखिए। है। प्लव, ये प्लव मुंह के नीचे लिखिए, ऊपर से नहीं दिखेगा। हाँ, अच्छा यहाँ पे लिखिए प्लीज। ठीक है, परफेक्ट। क, श, र, र, ह, ह, अ को यूज नहीं करेंगे, अ को शाही मानकर यूज करेंगे कुछ जगह। उसका रीजन ये है, अंजना जैसे हमारा एक टर्म होता है अक्रूर, अक्रूर, हाँ, तो अक्रूर का मतलब जो होता है वो नहीं होता कि जिसके भीतर क्रूरता ना हो। उसका मतलब होता है जिसकी क्रूरता अ नहीं श हो। श मतलब विशेष प्रकार की क्रूरता वाला। हम्म तो जो अक्रूर, व्यक्ति, अब हनुमान जी जो हैं वो, उनको अक्रूर भी बोला गया। अक्रूर हम्म किसके लिए, कि जो भक्तों पे अपनी कृपा दिखाते हैं उसके लिए टर्म आ गया अक्रूर। बट हम्म शत्रुओं के वो हंता थे, उन्हें घुस हम्म घुस के तोड़ तोड़ के मारते थे। तो ऐसा नहीं था हम्म कि हनुमान जी के भीड़ तक क्रूरता नहीं थी, पर क्रूरता कहाँ पर दिखानी है कहाँ पर नहीं दिखानी, इसका बुद्धि विवेक था, इसलिए टर्म श यूज होता था। तो अंजना नहीं, वो संजना के तौर पे आएगा, अ को उसमें बीज मंत्र के तौर पे नहीं लेंगे। य और ज, इसका प्रयोग यहाँ पर मिला, और ना। तो अंजना देवी से मुझे संजीवन टर्म मिली। अगर हम्म मैं अंजना को थोड़ी देर के लिए संजना कर देता हूं तो हम्म संजना जो है वो संजीवन की विधि थी। हम्म, मैं मेरी बात समझा पाया? जी। तो जब मैंने बीज मंत्र बनाने के ऊपर काम करा तो मेरे को जो अल्फाबेट्स केसरी से मिले, वो मिला श और क्ष और हम्म र। ये हम्म मेरे को केसरी, का को मैं षटकोण के उसमें क्षत्रिय वाले क्ष से प्रयोग करता था। हम्म अंजना में ष षटकोण का लिया तो वो कॉमन आ चुका। फिर उसके हम्म बाद य
और ज हम्म। और न, और ये सब मैंने जोड़ दिए लवूम के तौर पे। तो मेरा जो अल्फाबेट का बेस आया वो आया अंजन अक्षरी प्लवक्षरी। तो मैं प्लव इधर भी जोड़ सकता हूँ और दो बीज मंत्र में भी इसको बना सकता हूँ। ऊपर में र नहीं डाले डॉक्टर साहब, बिकॉज सॉरी, आप गलती हो गई। दोनों में डाल सकते हैं ना। दोनों में। लास्ट वाले में तो मैंने डाल दिया था बाय डिफॉल्ट, पर पहले वाले में मुझसे भी रह गया। हाँ, अब इसकी एनर्जी स्कैन करके देखिए, और हनु में जो हम को हम यूज करते हैं हनुमान जी के लिए, उससे उसकी एनर्जी स्कैन करके देखिए। दोनों का एनर्जी डिफरेंस को ऑब्जर्व करिए। जब हम बोलते हैं डॉक्टर साहब, वो एनर्जी इज श्रिंकिंग, whereas when we say Sanjanaksharim Plavakshari, it is expanding actually. ठीक है। हम बोलते हैं तो it starts to shrink actually, और जब हम Sanjanaksharim Plavakshari बोलते हैं तो it starts to expand. You see the Virat Swarupa of Hanuman, and then हम बोलते हैं तो वो कम होते हैं। ऐसे जब when he tried to hoodwink the Rakshasa, he becomes small and escape from the mouth of that. So तो जैसे मैं हनुमान जी के फोटो के साथ में, अब अच्छा, मेरे को क्या होता है, मुझे हनुमान जी कभी जो है वो वानर मुख के तौर पे दिखते ही नहीं है। मुझे जब भी हनुमान जी दिखते हैं वो वैसे ही जैसे मैं गणेश जी को देखता था, ह्यूमन हाँ फेस के तौर पे। तो मैं हाँ, ये नहीं कहता कि वानर जाति होती नहीं है, बट वानर जाति भी मनुष्य के जैसी ही दिखने में थी। उसमें ये पूंछ मूछ का कॉन्सेप्ट बाद में किसी ने कूड़ा कचरा करा तो उसके बाद वो खराब हो गया। तो जब मैंने इस प्रकार से इस बीज मंत्र को देखा तो मुझे पता चला, इस बीज मंत्र से हील करने से मेरे थायराइड में फिनोमिनल पावर्स इंक्रीज होती हैं।
ठीक है जी, वैलिडेट हो रहा है। वैलिडेट कर दो। थायराइड का फंक्शन क्या होता है? शरीर को जितनी ऊर्जा चाहिए उतनी ऊर्जा जो है वो हार्मोन्स के रूप में वो जनरेट करे। अगर मेरा वजन बढ़ रहा है तो बढ़ते हुए शरीर के हिसाब से मेरे भीतर ऊर्जा हो, अगर मेरा वजन घट रहा है तो घटते हुए हिसाब से। तो हनुमान जी ने इस एस्पेक्ट को लाइव डिमॉन्स्ट्रेट करा कि कभी वो अपने शरीर को कुंभकर्ण से भी बड़ा बना लेते और कभी वो बिल्कुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लेवल पे उतना छोटा होके कि कहीं भी वो उड़कर पहुंच सके वो पहुंच जाते। तो इट वाज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थायराइड फंक्शन के उसको प्रकट करना था। और जब वो प्रक्रिया करी गई, अब हनुमान जी क्या है, वो मैस्कुलाइन आइडेंटिटी है। तो अगर उनको मैस्कुलाइन और फेमिनाइन, अब उन्होंने शादी नहीं करी तो या हमें पता नहीं है उनकी शादी के बारे में, तो हम उस मैस्कुलाइन आइडेंटिटी से क्रिएशन कैसे करें? तो हमने इस कारण से केसरी और अंजना का नाम उसमें जोड़ लिया। अब अगर मुझे यही चीज तीसरे तौर पर लेकर चलूं तो मैं बोलूंगा सीताराम। सीताराम का मैंने बीज मंत्र बनाया मतश्री, और मतश्री में मैंने प्लूम जोड़ दिया। पत मल व श श्री। अब इसकी एनर्जी स्कैन कर लीजिए। प त म व श श्री। दोनों हाथों में काफी प्रिकिंग सेंसेशंस हैं। अब इन 3 बीज मंत्रों को धारण करने के बाद थायराइड के और किसी भी प्रकार के वायु दोष को, आप रोग को जड़ से समाप्त कर सकते हैं। और ये इसका चिंतन अंजना देवी का था, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे संतान की कल्पना करी थी जिसको कभी मृत्यु ना देखनी पड़े। तो इसका मंत्र, करेक्ट मंत्र क्या है डॉक्टर साहब? ये प्लत ये तीनों बीज मंत्र जो हैं इसका कॉम्बिनेशन काम करता है। जब हम हनुमान जी को ध्यान करते हैं तो हनुमान जी के माता पिता के रूप में केसरी और अंजना है, और हाँ उनके जो डाइटी के रूप में सीता जी और रामचंद्र जी हैं। हाँ तो वो हनुमान जी की एग्जिस्टेंस जो है इन
बाकी 4 आइडेंटिटी के बिना हो नहीं सकती। तो हाँ, ये 5 एलिमेंट हो गए एक साथ, ऐसे मान लीजिए। सो पत म ल व है ना। पत मल व, ये मैंने क्या करा, मतक्षरी और प्लूम को जोड़ दिया। अच्छा, ये वह है, बिकॉज आई थॉट इट्स द, तो इसीलिए मेरे को थोड़ा डाउट आ गया था इसमें। अच्छा, प त म ल व, जिसमें प ल व जो है वो प्लूम हनुमान जी के बीज मंत्र से आया, और मतश्री बीज मंत्र जो है वो रामचंद्र जी और सीता जी से आया। हम्म, तो इसमें हमने अंजना जी के मंत्र को नहीं रखा। ये है ना। पहले ही लिख दिया ना। अंजन अक्षरी जो है ये मेरा पहला बीज मंत्र है, प्लवक्षरी दूसरा बीज मंत्र है, पत मलव अक्षरी तीसरा बीज मंत्र तीसरा है। बीज मंत्र है। हाँ, तो ये तीनों रखने हैं, तो ये ठीक है। तीनों के कॉम्बिनेशन से मेरे एयर एलिमेंट के सारे दोष दूर हो जाते हैं। अब वायु के रोग से क्या चीज होती है, वात रोग होते हैं। तो किसी भी प्रकार के वात रोग का शमन करने के लिए 3 बीज मंत्र सफिशिएंट है। और किसी भी व्यक्ति को वात रोग होगा तो फंडामेंटली उसका जो स्किन है उसकी हार्डनिंग हो जाएगी, उसको बॉडी में पेन्स होंगे। तो किसी भी शरीर के अंग में अगर दर्द हो रहा है तो इसका मतलब वात रोग है। और वात रोग किस चीज से कनेक्टेड है, उन थॉट से जो कामनाएं देते हैं। हम्म। तो जो कामना नहीं उद्देश्य के तौर पे सोचेगा उसके शरीर में दर्द भी नहीं होगा। ठीक है जी। ठीक। तो आज इसी के साथ विराम करें। थैंक यू डॉक्टर। मैं कल इसको इस पे अभी, थोड़ा सा और काम करेंगे, उसको कुछ डिजीज रिलेटेड एक्टिविटीज से कनेक्ट करके देखेंगे। और मैं तो डॉक्टर साहब यही देख रहा था। मैंने आपने देखा होगा कि जब लेक्चर शुरू हुआ उसके बीच में मुझे 3-4 बार खांसी आई। जी, तो मैंने ये तीनों मंत्र जो आप बोल रहे थे ना कि गले पे ही मैंने प्रयोग किया। अभी मैं खांसने की कोशिश करना चाह रहा हूँ, लेकिन वो जो कंजेशन था गले में, वो इस मंत्र के पहले तक था, हाँ, अब नहीं है। बेहतरीन। बिल्कुल नहीं। अभी पूरे दिन देखूंगा खांसी आती है कि नहीं आती। अरे इस वाले बीज मंत्र से आप किसी का थायराइड का कैंसर भी ठीक कर सकते हैं, हाँ, स्किन लेकिन का अभी स्किन का ये कैंसर ठीक कर सकते हैं। एक्चुअली ये मंत्र सब में काम आएगा, बिकॉज वंस यू करेक्ट द एयर एलिमेंट, the air element will correct the fire element, the water element, and the earth element. राइट। Because जो, if you have, then if you connect it to the sky element, आप सभी को नीचे की जितनी भी चीजें हैं उसको करेक्ट कर सकते, बिकॉज स्काई से एयर बना, एयर से, तो वहां से कनेक्ट कर एक्चुअली सकते हैं। मंत्र के अंदर ना जो कोर है वो षटकोण का षा और क्षत्रिय वाला क्षा, अच्छा, श्रीम ही कोर है। अगर हम बाकी श्रीम सब जो ऐड भी कर देंगे, उससे जुड़ रहा है वो उसको श्रीम ही शक्ति दे रहा है। अगर हम आगे भी श्रीम और लास्ट में भी श्रीम ऐड कर देंगे, दिस बिकम मोर पावरफुल। अगर हम संपुटित कर दें इसको, आगे श्रीम, नहीं, किसी एक सब बीज मंत्र में श्रीम कॉमन है ना, हाँ, तो संपुट की आवश्यकता नहीं है। नहीं है, ठीक है, संपुट तब लगाते हैं जब उस पूरी चीज में वो एलिमेंट मिसिंग हो, मिसिंग है। तब संपुट आता है। जैसे श्रीम तमशीत श्रीम लगा सकते हैं ना, जैसे शख्स सरस्वती में सिर्फ शी है, तो उसमें तो हम श्रीम लगा सकते हैं आगे आगे पीछे। हाँ, वो कर सकते हैं जहां पर नहीं है, मिसिंग एलिमेंट को फुलफिल करने के लिए उससे संपुट को कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, ठीक, ठीक। ठीक है जी, राइट जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।